गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा क्लास 11th के लिए। और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम सेट थ्योरी का कॉन्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेट थ्योरी की डेफिनेशन को समझेंगे, फिर हम यह समझेंगे कि सेट को किस टाइप से डिनोट किया जाता है और इसकी कुछ टाइप्स भी आएंगी, उन टाइप्स को बड़े अच्छे से समझेंगे और फिर इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करेंगे। तो फिर चलिए बच्चों, अपने टाइम को ख़राब ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों सेट थ्योरी की डेफिनेशन आती है। सबसे पहले मैंने सेट थ्योरी की डेफिनेशन लिखी कि सेट थ्योरी की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। सेट थ्योरी की डेफिनेशन होती है, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है। वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब क्या हुआ? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मैंने ये कहा कि इंडिया में सबसे बेस्ट जो क्रिकेट प्लेयर है, वो क्रिकेट प्लेयर कौन है? तो हम इसका आंसर नहीं देने पाएंगे क्योंकि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और हमें पता नहीं कि कौन सा इसके अंदर बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। अगर इंडिया टीम की अगर बात की जाए, अगर मैं इंडिया टीम की अगर मैं बात करता हूँ, तो उस केस के अंदर हम बता सकते हैं कि बेस्ट क्रिकेट प्लेयर कौन है। तो उसके आंसर आएंगे, सचिन बेस्ट प्लेयर है, धोनी बेस्ट प्लेयर है। यानी कि वो जो क्रिकेट टीम जो है इंडिया की, उस टीम के अंदर नंबर ऑफ ए पर्सन है वो फिक्स है। यानी कि नंबर ऑफ ए कैंडिडेट जो है वो फिक्स है, उनके अलावा कोई कैंडिडेट है ही नहीं। अगर कोई आता है तो उसका सिलेक्शन होता है, उसके बाद ही वो उसके अंदर आता है। तो अगर मैंने इंडिया के अंदर बेस्ट क्रिकेट प्लेयर की बात की तो उस केस के अंदर हमें पता नहीं चलता कि कौन सा बेस्ट क्रिकेट प्लेयर है। तो उस केस के अंदर हमारे पास ये जो कलेक्शन होगी, ये कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन। और अगर इंडिया टीम में से हम बेस्ट क्रिकेट प्लेयर लेते हैं तो उस केस के अंदर ये जो कलेक्शन होगी ये हमारे पास इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये हमारे पास होगी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसके बाद इस सेट की नोटेशन की बात आती है कि सेट को हम किस टाइप से डिनोट करते हैं। नोटेशन फॉर सेट, मैंने बात की अब नोटेशन फॉर सेट। सेट को हम किस टाइप से डिनोट करते हैं। सेट को मोस्टली कैपिटल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, उसमें से जो कैपिटल लेटर जो होते हैं, जैसे कैपिटल ए हो गया, कैपिटल बी हो गया, कैपिटल सी हो गया, कैपिटल डी हो गया, एक्सेट्रा। इनमें से ये जो इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं ये हमारे पास सेट की नोटेशन होती है। और जहाँ तक इन सेट के एलिमेंट्स की अगर बात करें तो वो एलिमेंट्स हमारे पास इंग्लिश के जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स जो होते हैं वो सारे के सारे इसके एलिमेंट्स के अंदर आते हैं। जैसे मान लो मैंने कोई एक सेट ए लिया और इस सेट ए के अंदर मेरे पास एलिमेंट है ए, बी, सी, डी और अप टू जेड तक। तो ये जो सेट था, इस सेट के अंदर मेरे पास है इंग्लिश के 26 स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं और ये सेट मैंने किससे डिनोट किया? कैपिटल ए से मैंने इसको डिनोट किया। ज़रूरी नहीं है इंग्लिश के ही अल्फ़ाबेट्स हो, इंटीजर हो सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर हो सकते हैं, कोई एक एलिमेंट हो सकता है, कोई भी एलिमेंट भी नहीं हो सकता। वो इनकी टाइप्स के अंदर आ जाती है कि सेट की टाइप्स क्या क्या होती है। तो हमारे पास कुछ बेसिक के पर्टिकुलर एग्जाम्पल हैं, मैं उनको बता देता हूँ क्या क्या है, नोटेशन के ऊपर ही है वो। तो सबसे पहले मैंने लिखा कैपिटल एन जो है, अगर हमें कहीं पर भी कैपिटल एन लिखा हुआ मिलता है तो उस केस का कैपिटल एन का मोस्टली केसेस के अंदर क्या मतलब होता है, ये एक सेट होता है जो हमारे पास ऑल नेचुरल नंबर को डिनोट करता है। तो कैपिटल एन का मतलब ये हुआ सेट ऑफ
ऑल नेचुरल नंबर, ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। सेकंड केस के अंदर मैंने z लिया, z का मतलब ये होता है सेट ऑफ ऑल इंटीजर, सेट ऑफ ऑल इंटीजर, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी दोनों ले सकते हैं हम इसके अंदर। और थर्ड केस के अंदर मैंने लिया q, q का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर। और फोर्थ केस के अंदर मैंने लिया r, r का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर। और इसके बाद मैंने फिफ्थ केस में मैंने लिया z प्लस, z प्लस का मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, इंटीजर। यहाँ पर सेकंड केस के अंदर मैंने z से डिनोट किया था और यहाँ पर मैंने लिखा था सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो इस केस के अंदर हम पॉजिटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव भी ले सकते हैं, दोनों के दोनों भी ले सकते हैं, कोई एक भी ले सकते हैं। अगर कोई एक लेंगे तो उस केस के अंदर हम उसको z प्लस से डिनोट करेंगे। z प्लस का मतलब यह कि हमने उस सेट के अंदर सारे पॉजिटिव इंटीजर ले रखे हैं। सिक्स केस के अंदर मैंने लिखा, सिक्स्थ केस के अंदर आया q प्लस, q प्लस का मतलब ये हुआ सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। और सेवंथ केस के अंदर मैंने लिखा r प्लस, r प्लस का मतलब यह हो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। इसके बाद मैंने एट्थ केस में लिखा c, c का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये कुछ नोटेशंस थी जो हमें इस चैप्टर के अंदर इनको ध्यान में रखना है और इनको याद भी रखना है, क्योंकि जब आगे सेट थ्योरी के ऊपर जितने भी क्वेश्चन आएंगे उन सभी क्वेश्चनों के अंदर ये हमारे पास डायरेक्ट नोटेशन के रूप में लिखेगा। वहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि n का मतलब क्या होता है, z का मतलब क्या होता है, q का मतलब क्या होता है और r का मतलब क्या होता है, z प्लस का मतलब क्या है, q प्लस का मतलब क्या है, r प्लस का मतलब क्या है और c का मतलब क्या है। अगर ये कॉन्सेप्ट हमें पता रहेंगे तो हमें क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी रहेगी। इसके बाद सेट की रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करते हैं कि सेट को किस किस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा इसकी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर। तो मैंने लिखा रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, ऑफ सेट्स। सेट्स को हम दो फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या फॉर्म आती है, टेबुलर, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म, टेबुलर और रोस्टर फॉर्म। और सेकंड जो फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म हमारे पास आती है सेट बिल्डर, सेट बिल्डर, सेट बिल्डर एंड रूलर मेथड, रूल मेथड, सेट बिल्डर फॉर्म या फिर रूलर मेथड फॉर्म। इन दोनों फॉर्म में हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले हम टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म की बात करते हैं। तो इसको मैंने एक एग्जाम्पल के बेस के ऊपर मैं इसको समझाता हूँ कि मान लो मैंने कोई भी एक सेट ए लिया और उस सेट ए के अंदर मेरे पास कुछ एलिमेंट है और वो एलिमेंट मैंने लिए 2, 3, 5 और 7। तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म हमारे पास है सेट की टेबुलर और रोस्टर फॉर्म है। इसके अंदर हम क्या करते हैं कि सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सभी एलिमेंट को इन कोमा से सेपरेट करते हैं और इनको इन ब्रैकेट्स, जो करली जो ब्रैकेट्स होती है, करली ब्रैकेट्स का मतलब हम ये जो ब्रैकेट लिखते हैं इस ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट्स बोलते हैं। इन
करली ब्रैकेट्स के अंदर हम इनको क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। तो ये जो फॉर्म हमारे पास होती है सेट की, ये फॉर्म हमारे पास टेबुलर और रोस्टर फॉर्म हमारे पास होती है। यानी कि सेट को अगर टेबुलर और रोस्टर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको इस टाइप से क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। जहाँ तक सेट बिल्डर फॉर्म और रूलर मेथड फॉर्म की बात है, तो इस केस के अंदर हमें कोई भी एक सेट लिया, जैसे इसको भी मैं एग्जाम्पल के बेस के ऊपर समझाता हूँ मैं आपको। मान लो मैंने ये लिया कि मेरे पास एक सेट ए है, एक सेट मैंने ए लिया और उस ए सेट के अंदर सारे के सारे एलिमेंट्स मैंने ले रखे हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं। यानी कि एक ए सेट है और उस ए सेट के अंदर एक्स टाइप के एलिमेंट है और एक्स इज ए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, स्मॉल अल्फ़ाबेट्स ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो मैंने ले रखे हैं। अगर इसी स्टेटमेंट को मैं टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करना चाहूँगा, तो उस केस के अंदर क्या होगा मेरे पास कि मेरे पास एक सेट ए है और उस ए सेट के अंदर इंग्लिश के स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं, यानी कि ए बी सी डी और अप टू कहाँ तक है, जेड तक है। तो ये जो फॉर्म हुई मेरे पास, ये फॉर्म मेरे पास होती है टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। और ये जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म को हम सेट बिल्डर फॉर्म या इसको रूलर मेथड फॉर्म से भी क्या करते हैं, रिकॉल करते हैं। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मैंने लिया कि मेरे पास एक सेट बी है और उस बी सेट के अंदर मेरे पास एन टाइप के एलिमेंट हैं और एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब क्या हुआ, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। तो बी सेट के अंदर मेरे पास एन टाइप के एलिमेंट थे और एन जो एलिमेंट है वो एन एलिमेंट नेचुरल नंबर के सेट में से है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 अप टू शोन तक। तो ये जो फॉर्म हुई, ये फॉर्म मेरे पास हुई सेट बिल्डर फॉर्म। अगर हम इसी सेट को, बी सेट को इस फॉर्म में लिखते हैं 1 2 3 4 5 अप टू शोन तक, तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म हो जाएगी, टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। इसके बाद हमारे पास से कुछ सेट की डेफिनेशन आती हैं, जैसे फाइनाइट सेट क्या होता है, इनफाइनाइट सेट क्या होता है, सिंगलटन सेट क्या होता है, एम्प्टी, नल और वॉइड सेट क्या होता है और इक्वल सेट क्या होता है। तो उसमें से सबसे पहले हमने डेफिनेशन ली फाइनाइट सेट की। फाइनाइट सेट की डेफिनेशन क्या होती है, मैंने लिया इफ द एलिमेंट of a set are finite in number। यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो मैंने कोई एक सेट ए लिया और उस ए सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और 5। तो ये जो सेट है, ये सेट मेरे पास फाइनाइट सेट है और इस सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, उन नंबर ऑफ एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फाइनाइट सेट हुआ। अगर इसी सेट को मैं इस फॉर्म में लिख देता हूँ, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 अप टू शो ऑन तक, तो इस केस के अंदर ये जो मेरे पास सेट बना, इस सेट को हम किस नाम से रिकॉल करेंगे, इनफाइनाइट सेट के नाम से, इनफाइनाइट सेट। क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, वो नंबर ऑफ एलिमेंट फाइनाइट नहीं है, यानी कि पता नहीं है नंबर ऑफ एलिमेंट 6 हैं, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 100 है, 200 है, कितने एलिमेंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेट बना, ये सेट मेरे पास क्या बनेगा, इनफाइनाइट सेट बनेगा। इसके बाद थर्ड जो टाइप आती है, थर्ड टाइप मैंने ली सिंगलटन सेट की। सिंगलटन सेट
सिंगलटन सेट के अंदर क्या होता है कि एक सेट मैंने ए लिया और उस सेट ए के अंदर मेरे पास एक ही एलिमेंट हो और वो एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, 2 ले लिया। तो इसका मतलब ये सेट मेरे पास क्या बना, सिंगलटन सेट बना। ये तो मेरे पास थी टेबुलर फॉर्म। अगर मैंने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं किस टाइप से लिखूंगा कि मैंने एक सेट ए लिया, उस सेट ए के अंदर x टाइप के एलिमेंट थे और जो x एलिमेंट है वो x एलिमेंट 1 से तो क्या है, लार्ज है, और 3 से क्या है, लेस है। और हमारे पास ये जो x एलिमेंट है ये हमारे पास इंटीजर है, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। तो एक ही एलिमेंट आएगा, एक इंटीजर ऐसा है जो 1 से लार्ज है और 3 से क्या है, लेस है। वो एलिमेंट हमारे पास क्या है, ओनली ऑन 2 है, यानी कि वो इंटीजर हमारे पास ओनली ऑन 2 है। तो ये हमारे पास हुई सिंगलटन सेट की डेफिनेशन। उसके बाद फोर्थ जो डेफिनेशन आती है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट, और इसको हम नल सेट के नाम से भी रिकॉल करते हैं, नल सेट, और इसको हम वॉइड सेट के नाम से भी रिकॉल करते हैं, वॉइड सेट। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि कोई एक ऐसा सेट जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो, तो उस सेट को हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, नल सेट और वॉइड सेट। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने एक सेट ए लिया और उस सेट ए के अंदर x टाइप के एलिमेंट हैं और मैंने कहा x इज रियल, x इज रियल एंड x स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर x की जगह हम -1 लेंगे तो भी उसका स्क्वायर करेंगे तो +1 आएगा। अगर +1 लेंगे उसका स्क्वायर करेंगे तो भी हमारे पास क्या आएगा, +1 आएगा। यानी कि कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिस केस के अंदर उसका स्क्वायर करे और वो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास इज इक्वल टू क्या आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए। कोई रियल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो सेट बना, ये सेट मेरे पास क्या बना, एक एम्प्टी सेट बना। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर हमारे पास डेफिनेशन आती है इक्वल सेट। इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट की डेफिनेशन होती है टू सेट्स A and B, A and B is said to be equal if every element of A is an element of B, and every element of B is an element of A। तो इस टाइप के सेट को हम क्या बोलेंगे, इक्वल सेट बोलेंगे। अगर ए सेट के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास बी सेट के अंदर भी हो और बी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे एलिमेंट हमारे पास ए सेट के अंदर भी हो। तो मान लो मैंने एक सेट ए लिया, उस ए सेट के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं 3, 7 और 9, और एक सेट मैंने बी लिया, उस बी सेट के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 7, 9 और 3। इनका ऑर्डर चेंज हो सकता है लेकिन एलिमेंट क्या है, सेम है। अगर जहाँ तक इनके रिपीटिशन की बात है, मान लो मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा कि एक सेट ए है और उस सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 2, 7 और 2, 4 और 8, और एक सेट मैंने बी लिया, उस बी सेट के अंदर एलिमेंट मैंने लिए 2, 4, 4, 8, 8 और 2। तो यहाँ पर एलिमेंट की जो रिपीटिशन है वो रिपीटिशन हो सकती है लेकिन एलिमेंट वन टाइम ही काउंट होगा। और ये हमारे पास एक आगे डेफिनेशन आएगी कार्डिनल नंबर ऑफ ए फाइनाइट सेट की।
तो उस केस के अंदर हम इसको देखेंगे कि वहाँ पर एलिमेंट हमारे पास अगर रिपीटिशन हो तो क्या होता है, अगर रिपीटिशन नहीं हो तो उस केस के अंदर क्या होता है। तो ये हमारे पास इक्वल सेट की डेफिनेशन थी। और जहाँ तक कि रिपीटिशन की बात हो, रिपीटिशन मान लो यहाँ पर एलिमेंट 4 जो है वो 4 मेरे पास 2 टाइम रिपीट हो रहा है और 8 जो है वो भी 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। तो यहाँ पर एलिमेंट्स को हम मल्टीपल ऑफ ए सेट के नाम से डिनोट करते हैं। मल्टीपल ऑफ ए सेट के नाम से डिनोट करने का मतलब क्या हुआ कि 4 जो एलिमेंट है वो 4 एलिमेंट 2 टाइम्स रिपीट हुआ है और 8 जो एलिमेंट है वो 8 एलिमेंट भी हमारे पास 2 टाइम्स क्या हुआ है, रिपीट हुआ है। अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट डेफिनेशन आती है हमारे पास कार्डिनल नंबर की। कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ फाइनाइट सेट, ऑफ अ फाइनाइट सेट। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि मान लो हमारे पास कोई सेट ए है और उस सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए 1 2 3 4 और 5, मैंने 5 ही एलिमेंट लिए। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट इन सेट ए हमारे पास कितना है, 5 है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ए एलिमेंट ऑफ द सेट ए इज नोन एज द कार्डिनल नंबर। तो 5 हमारे पास क्या हुआ, कार्डिनल नंबर हुआ ऑफ ए फाइनाइट सेट का। इसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती है, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास होती है इक्विवेलेंट सेट की, यानी कि इक्विवेलेंट सेट हमारे पास क्या होता है। इस केस के अंदर मैंने 2 सेट लिए, दोनों के दोनों फाइनाइट सेट हैं। ए सेट लिया, वो ए सेट भी मेरे पास फाइनाइट सेट है, और एक सेट मैंने बी लिया, वो बी सेट भी मेरे पास फाइनाइट सेट है। तो नंबर ऑफ ए एलिमेंट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए एलिमेंट बी। इन दोनों सेट के नंबर ऑफ ए एलिमेंट हमारे पास क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमारे पास दोनों के दोनों सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगे। मान लो ए सेट के अंदर मैं एलिमेंट ले लेता हूँ 1 2 और 3, और बी सेट के अंदर एलिमेंट ले लिए मैंने x y और z। इसमें भी 3 एलिमेंट है और इसमें भी हमारे पास क्या है, 3 एलिमेंट हैं। तो ये दोनों के दोनों सेट हमारे पास क्या हो गए, इक्विवेलेंट सेट हो गए। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आपने एक्सरसाइज 1.1 आपने करके देखनी है, इसको ट्राई करके देखना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्टली आप मेरे से पूछ सकते हो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको ज़रूर बताया जाएगा। क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 ओनली फॉर फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, इनके ऊपर बेस्ड है, इन डेफिनेशन के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने इनकी डेफिनेशन को बड़े अच्छे से समझा है तो एक्सरसाइज 1.1 को करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट जो लेक्चर होगा, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अगली जो एक्सरसाइज है 1.2 उसके बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे और एक्सरसाइज 1.2 को भी हम सोल्व करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।